हेलो एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सभी लोग को इस वीडियो में तीसरे लेसन धातु एवं अधातु के बचे हुए टॉपिक को लेकर आया हूँ। आज मैं आप सभी लोग को इस वीडियो में आयनिक यौगिकों के गुण बताऊंगा, उसके आगे फिर धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है, धातु पृथ्वी में किस रूप में पाई जाती हैं, धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है, खनिज क्या है, अयस्क क्या है, सभी के बारे में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग कर लीजिए आयनिक यौगिकों के गुण। क्या हेडिंग कर लीजिए? आयनिक यौगिकों के गुण। आप हेडिंग कर दीजिए आयनिक यौगिकों के गुण। सबसे पहले आप हेडिंग करिए, क्योंकि मैंने आप सभी लोग को आयनिक यौगिक पढ़ाया था। आयनिक यौगिकों के गुण, आयनिक यौगिक बताया था, आयनिक यौगिक के गुण नहीं बताया था। तो आपने हेडिंग कर लिया है आयनिक यौगिकों के गुण। देखिए, सबसे पहला गुण तो आप लिखिए। मैंने क्या बताया था? आयनिक यौगिक में क्या होता है? प्लस होता है और माइनस होता है। अब ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं, तो किसके कारण जुड़े होते हैं? तो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। किसके कारण जुड़े होते हैं? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण ये जुड़े होते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं? तो आयनिक यौगिक वो ठोस होते हैं और आवासशील होते हैं तथा उच्च घनत्व वाले होते हैं। पहले में आपको क्या लिखना है? पहले में कि स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण, स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण, आकर्षण बल के कारण, बल के कारण आयनिक यौगिक के कारण आयनिक यौगिक क्या होते हैं? तो ठोस, आवाष्पशील और उच्च घनत्व वाले होते हैं। उच्च घनत्व वाले होते हैं। पहला गुण हो गया। किसके कारण होते हैं? तो स्थिर विद्युत आकर्षण, जिसके कारण प्लस और माइनस यानी Na प्लस Cl माइनस जिसके कारण जुड़ा होता है। तो किसके कारण जुड़ा होता है? तो स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण जुड़ा होता है। उसी के कारण ये क्या होते हैं? ठोस होते हैं, आवासशील होते हैं और उच्च घनत्व वाले होते हैं। पहला गुण जो है वो आपका हो गया। दूसरा गुण क्या होता है? देखिए, अब जब ये उच्च स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण बंधे हुए हैं तो इनको तोड़ने में अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। यानी अगर इनको गलाना है आपको तो ताप अधिक देना पड़ेगा, उबालना है तो भी आपको ताप अधिक देना पड़ेगा। तभी इनका स्थिर विद्युत आकर्षण बल जिनके कारण ये जुड़े हैं वो हटेंगे और ये अलग अलग हो जाएंगे, तभी ये उबलने लगेंगे और पिघलने लगेंगे। यानी आपको दूसरा क्या लिखना है? इनका गलनांक व क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक उच्च होता है। और हाँ, आपको मैंने बताया था, जब आयनिक यौगिक बताया था तो कहता था कि इनको जब आप जल में घोलेंगे तो ये प्लस माइनस में टूट जाते हैं। किसमें टूट जाते हैं? प्लस माइनस में टूट जाते हैं। तो तीसरा आपको यही लिख देना है कि जल में घोलने पर ये अपने आयनों में टूट जाते हैं। जैसे आपने NaCl ले लिया और फिर क्या कर दिया? इसमें विद्युत अपघटन करा दिया, जल में घोलकर विद्युत अपघटन करा दिया। अब मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि NaCl क्या है? आयनिक यौगिक है। जब आप इसे जल में घोलेंगे, विद्युत अपघटन कराएंगे तो क्या हो जाएगा? Na प्लस में टूट जाएगा, Cl माइनस में टूट जाएगा, यानी अपने आयनों में क्या हो जाएगा? विभक्त हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? आयनिक यौगिकों के गुण हो गया। ठीक बेटा। अब इसके बाद आपका आता है, क्या आता है? धातुओं की प्राप्ति। यानी पृथ्वी पर जो धातु है वो किस रूप में पाए जाते हैं? तो यहां पर आप हेडिंग करिए धातुओं की प्राप्ति। देखिए, धातु जो है वो पृथ्वी पर दो रूपों में पाए जाते हैं। कितने रूपों में? दो रूपों में। पहला क्या होता है? तो मुक्त अवस्था, और दूसरा क्या होता है? संतृप्त अवस्था। संतृप्त क्या होता है? देखिए, संतृप्त यानी अधिक मात्रा में, मुक्त यानी कम मात्रा में। तो कम मात्रा में कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं, सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब क्या हो? पृथ्वी पर कम मात्रा में पाई जाती है। और लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या है? अधिक मात्रा में पाई जाती है। यानी आपको लिखना क्या है?
मैंने आप सभी को धातु की सक्रियता श्रेणी बताया था। तो धातु की सक्रियता श्रेणी में जिनकी क्रियाशीलता बहुत कम है, यानी जो नीचे स्थित है धातु की सक्रियता श्रेणी में, वो क्या होंगे, मुक्त अवस्था में पाए जाएंगे। और जिनकी क्रियाशीलता अधिक है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये संतृप्त अवस्था यानी अधिक मात्रा में पाए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि धातुएं पृथ्वी पर दो रूपों में पाई जाती हैं, दो रूपों में पाई जाती है। पहला क्या है, तो पहला है मुक्त अवस्था, दूसरा क्या है, यहां पर आप हेडिंग कर लीजिए, पहला मुक्त अवस्था। इसमें क्या होता है, इसमें वे धातुएं पाई जाती है जिनकी क्रियाशीलता कम होती है, यानी जिनकी क्रियाशीलता कम होती है, क्रियाशीलता कम होती है। वे किस रूप में पाई जाती हैं, तो वे मुक्त अवस्था में, यानी जिन धातुओं की क्रियाशीलता कम होती है वे पृथ्वी में किस रूप में पाई जाती हैं, तो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। और जैसे उदाहरण में देखा जाए तो Au हो गया, Ag हो गया, Pt हो गया आदि, इनकी सबकी क्रियाशीलता क्या है, कम है। ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी में नीचे स्थित होती हैं, जिसके कारण ये किस अवस्था में पाई जाती हैं, मुक्त अवस्था में। अब इसके बाद दूसरा नंबर आता है आपका संयुक्त अवस्था। कौन सा अवस्था, संयुक्त अवस्था। अब ठीक इसके उल्टा, जिनकी क्रियाशीलता अधिक होगी, क्या लिखना होगा, जिनकी क्रियाशीलता अधिक होगी, वे पृथ्वी पर किस रूप में पाए जाएंगे, वे पृथ्वी पर संतृप्त अवस्था, संतृप्त यहां पर आप हेडिंग कर लीजिए, संतृप्त अवस्था में पाई जाती है, ठीक बेटा। यानी धातुएं कितने रूपों में पाई जाती हैं, दो रूपों में, पहला मुक्त अवस्था, दूसरा संतृप्त अवस्था। मुक्त अवस्था में क्या होता है, जिन धातुओं की क्रियाशीलता कम होती है, आप कैसे पता करेंगे किनकी कम है किनकी ज्यादा, तो उसके लिए मैंने आप सभी लोगों को धातु की सक्रियता श्रेणी दिया था। जो सक्रियता श्रेणी में नीचे स्थित है उनकी क्रियाशीलता कम, और जो ऊपर स्थित है उनकी क्रियाशीलता अधिक है। तो यानी यहाँ पर जिनकी क्रियाशीलता किसकी कम है, Au, Ag, Pt, यानी सोना, चांदी और प्लेटिनम, कापर, इनकी सबकी क्रियाशीलता क्या है, कम है। तो ये धातुओं में किस रूप में पाई जाती है, तो मुक्त अवस्था में। और जिनकी क्रियाशीलता अधिक, जैसे एल्युमिनियम हो गया, और फिर क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, इनकी सबकी क्रियाशीलता क्या है, अधिक है। तो ये पृथ्वी पर किस रूप में पाए जाते हैं, संयुक्त अवस्था यानी संतृप्त अवस्था, यानी अधिक मात्रा में पाई जाती है। यहां पर हो गया आपका धातु की प्राप्ति। अब यहां पर देखिए, धातुएं अगर पृथ्वी पर पाई जाती हैं तो किस रूप में पाई जाती हैं, यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। जैसे धातुएं हैं और पृथ्वी पर और अन्य प्रकार के भी तत्व होते हैं, वो इनसे क्रिया करके धातु क्या बना लेते हैं, यौगिक बना लेते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, यानी धातुएं पृथ्वी की सतह पर जिस रूप में या जिस यौगिक के रूप में पाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। आपको नेक्स्ट हेडिंग करना है, सबसे पहले मैं इसे रेज कर देता हूं, उसके बाद आपको हेडिंग करना है, क्या करना है हेडिंग, तो यौगिक, खनिज हेडिंग करना है, यौगिक नहीं, खनिज हेडिंग करना है। क्या करना है, खनिज। आप हेडिंग कर लीजिए, खनिज क्या होता है। देखिए खनिज मैंने आप सभी लोगों को अभी बताया, हेडिंग करिए सबसे पहले आप, खनिज क्या बताया, धातुएं पृथ्वी पर पाई जाती हैं, तो किस रूप में पाई जाती हैं, जिस यौगिक के रूप में पाई जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। यहां पर देखिए, लिख दीजिए आप डिफिनीशन, क्या लिखना है, धातुएं पृथ्वी की सतह पर जिस यौगिक के रूप में पाई जाती हैं या जिस रूप में पाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। यहां पर आप लिख दीजिए, धातुएं पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की भू परपर्टी या सतह आप कहिए कि भू परपर्टी में या पर जिस यौगिक के रूप में पाई जाती हैं, जिस यौगिक के रूप में पाई जाती है, यौगिक के रूप में पाई जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें
खनिज कहते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। ठीक बेटा, ये क्या हुआ खनिज। जैसे आपका मान लीजिए मैग्नीशियम है, ये धातु है, अब ये O2 से क्रिया करके MgO बना लेगा, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड ये यौगिक बना लेगा, तो ये क्या कहलाएगा, खनिज कहलाएगा। अब देखिए खनिज तो आपका प्राप्त हो गया, लेकिन आपकी पृथ्वी पर O2O और Mg के अलावा कुछ अन्य तत्व भी हैं, तो वो भी इसमें मिल जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, वो अशुद्धि हो जाएंगे। ये जैसे आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड चाहिए, अब उसमें कुछ तत्व मिल गए, तो वो क्या हो जाएगा, अशुद्धि के रूप में कार्य करेगा। अब जब वो अशुद्धि के रूप में कार्य करेगा तो उसको अलग करना होगा, और जब या फिर आप समझिए यहाँ पर अगर उसमें अशुद्धि मिल गया तो उसे क्या कहेंगे, तो मैं आप सभी लोगों को एक नई डिफिनेशन बताता हूँ, उसे क्या कहेंगे। तो उसके लिए आपका नाम आया है अयस्क। क्या नाम आया है, अयस्क। यानी खनिज के बाद आपका आता है अयस्क। क्या होता है, तो खनिज में उपस्थित, खनिज के बाद आपका क्या आ गया, अयस्क आ गया। देखिए खनिज को ही अयस्क कहते हैं, लेकिन किस प्रकार के खनिज को अयस्क कहते हैं वो मैं आपसे लोगों को बताऊंगा। देखिए वे खनिज जिनमें से धातुओं का निष्कर्षण, निष्कर्षण क्या होता है, जैसे यहाँ पर क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें कुछ अशुद्धियां भी हैं, यहाँ से आपको मैग्नीशियम को अलग करना है, धातुओं का निष्कर्षण यानी मैग्नीशियम को आपको शुद्ध रूप में प्राप्त करना, ये क्या कहलाता है, धातुओं का निष्कर्षण। तो आपको क्या लिखना है, वे खनिज जिनमें से धातुओं का निष्कर्षण कम लागत में, यानी आपको मनी कम खर्च करना पड़े, सरलता पूर्वक मेहनत भी कम करना पड़े, और अधिक मात्रा में, यानी जो आपका धातु प्राप्त हो वो अधिक मात्रा में प्राप्त हो, तो ऐसे खनिज को हम क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। फिर से एक बार आप डेफिनेशन क्लियर कीजिए कि वे खनिज जिनमें से धातुओं का निष्कर्षण यानी धातु को अलग करने, धातुओं का निष्कर्षण कम लागत में सरलता पूर्वक अधिक मात्रा में किया जा सकता है, अयस्क कहलाता है। यहां पर आप लिख दीजिए डिफिनीशन, मैं लिख दे रहा हूं कि वे खनिज जिनमें से धातुओं का निष्कर्षण, किसका निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण कम लागत में सरलता पूर्वक अधिक मात्रा में किया जा सकता है, किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, किया जा सकता है, उसे अयस्क कहते हैं, उसे अयस्क कहते हैं। अब यहां पर देखिए इससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अर्थात आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखिए खनिज अयस्क मैंने किसे कहा, जिससे कम लागत में सरलता पूर्वक अधिक मात्रा में धातु की प्राप्ति की जा सकती है, धातु का निष्कर्षण किया जा सकता है, उसे हम खनिज कहेंगे। यानी आप कह सकते हैं अर्थात सभी अयस्क खनिज तो हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं है। यहां पर लिख दीजिए अर्थात सभी अयस्क तो खनिज हैं, परंतु सभी अयस्क खनिज नहीं है, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं है, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं है, अयस्क नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हर खनिज से सरलता पूर्वक कम लागत में अधिक मात्रा में धातुओं का निष्कर्षण नहीं किया जा सकता है, और हम अयस्क कहेंगे किसे, जिस खनिज से कम लागत में सरलता पूर्वक अधिक मात्रा में धातुओं का निष्कर्षण किया जा सकेगा, उसी को हम अयस्क कहेंगे। अब देखिए अयस्क जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। पहला क्या होता है, तो ऑक्सीजन युक्त अयस्क, और दूसरा क्या होता है, तो ऑक्सीजन मुक्त अयस्क। अब ये क्या होता है, देखिए आप यहां से ही देखिए, ऑक्सीजन युक्त मतलब क्या होता है, उपस्थित हो, मुक्त मतलब क्या होता है, छोड़ गया हो।
यानी जिस अयस्क में ऑक्सीजन उपस्थित होता है उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन युक्त अयस्क, और जिसमें क्या होगा, अनुपस्थित होगा ऑक्सीजन, उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन मुक्त अयस्क कहेंगे। ठीक बेटा, क्या हो गया, ऑक्सीजन युक्त अयस्क और ऑक्सीजन मुक्त अयस्क। जिस अयस्क में ऑक्सीजन होगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन युक्त अयस्क, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन मुक्त अयस्क कहेंगे। इसके बाद फिर आपका आता है अयस्कों का सांद्रण। क्या आता है, धातुओं का निष्कर्षण, या आप कह सकते हैं धातुक्रम। क्या कह सकते हैं, धातुक्रम या धातुओं का निष्कर्षण। धातुक्रम या धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण, निष्कर्षण। अब ये क्या होता है, धातुओं का निष्कर्षण या धातुक्रम क्या होता है, तो देखिए, खनिज से भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा धातु को शुद्ध रूप प्राप्त करना धातुओं का निष्कर्षण या धातुक्रम कहलाता है। आप हेडिंग करिए यहाँ पर, धातुक्रम या धातुओं का निष्कर्षण। अब ये क्या होता है, तो खनिज से भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा धातु का शुद्ध रूप में प्राप्त करना धातुओं का निष्कर्षण या धातुक्रम कहलाता है। अब इसे जो है धातुक्रम या धातु का निष्कर्षण जो है निम्नलिखित क्रम द्वारा होता है। किस प्रकार, तो पहला यहाँ पर देखिए क्या होता है, पहला जो होता है वो धातुओं का पीसना। क्या होता है, या अयस्कों का पीसना, अयस्कों का पीसना। अब देखिए दूसरा क्या होता है, तो अयस्कों का सांद्रण, अयस्कों का सांद्रण। तीसरा क्या होता है, तो तीसरा जो है आपका है अयस्कों का भर्जन, अयस्कों का निस्तापन। चौथा क्या है, अयस्कों का भर्जन। पांचवा क्या है, तो अयस्कों का, पांचवा बोलिए, पांचवा है सिंटरन, अयस्कों का सिंटरन। ठीक बेटा, ऐसे आपका गालक है, मैं आप सभी लोगों को एक एक करके सबको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताता हूं अयस्कों का पीसना। आप हेडिंग कर लीजिए, अयस्कों का पीसना। मैं इसे रेज कर देता हूं, उसके बाद आप हेडिंग कर लीजिए, अयस्कों का पीसना। देखिए इसमें क्या होता है, पीसना शब्द आपने देखा, यानी अयस्क को आप पीसिए। किस प्रकार पीसेंगे, तो मैं अभी आप सभी लोगों को बता दे रहा हूं। जैसे आप सभी लोगों ने अयस्क लाया, अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करेंगे। अयस्कों का पीसना, आप हेडिंग करिए, अयस्कों का पीसना। ये क्या हो जाएगा, देखिए अयस्क के हम बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसे क्या करेंगे, स्टाम्प मिल में बारीक पीसकर पाउडर प्राप्त कर लेंगे। बस इसी को हम क्या कहेंगे, अयस्कों का पीसना। हेडिंग कर दिया है मैंने, आप सभी लोग लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, अयस्कों के बड़े बड़े टुकड़ों को लाकर, क्या लिखेंगे, अयस्कों को बड़े बड़े टुकड़ों को लाकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर स्टाम्प मिल में बारीक पीसकर पाउडर प्राप्त कर लेते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, अयस्कों का पीसना कहते हैं। इसके बाद आपका क्या आता है, धातुओं का क्या आता है, धातुओं का सांद्रण। क्या आता है, धातुओं का सांद्रण। ये क्या होता है, तो अयस्क से धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त करना क्या कहलाता है, धातुओं का सांद्रण कहलाता है। अब इसे आप कैसे अब देखिए, धातुओं में जो अशुद्धियां उपस्थित होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, धातुओं में जो अशुद्धियां उपस्थित होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो धातुओं में जो अशुद्धियां होती है उसे हम गैंग या अधात्री कहते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि अधात्री या गैंग क्या है, तो धातुओं में उपस्थित अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं, गैंग या अधात्री। आप यहाँ पर हेडिंग कर लीजिए, गैंग या अधात्री। ये क्या होता है, तो धातुओं में अयस्क में लिखिए, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग या अधात्री कहते हैं, गैंग या अधात्री कहते हैं। ठीक बेटा, ये मैंने आपसे लोगों को क्या बता दिया, अशुद्धियों, जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, गैंग या अधात्री कहते हैं।
अब ये जो है धातु का सांद्रण, अयस्कों का सांद्रण जो है क्या है, अयस्कों का सांद्रण, इसे हम किस प्रकार इसका सांद्रण करते हैं। तो देखिए ये जो है अयस्क और उसके गैंग यानी अधात्री के गुणों पर निर्भर करता है, यानी वो किस प्रकार का है। तो इसके आधार पर हम 3 प्रकार से इसे सांद्रण करते हैं, 3 प्रकार से इसका सांद्रण करते हैं। पहला क्या होता है, तो गुरुत्वीयकरण पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि आप कह सकते हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। ठीक बेटा। दूसरा क्या है, तो दूसरा जो है वो फेन प्लावन विधि। उसके बाद फिर क्या है, विधि। उसके बाद फिर क्या है, तीसरा जो है वो है चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक बेटा। ये 3 प्रकार से इसका सांद्रण करते हैं, जो मैं आप सभी लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। अब मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।